नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। देर रात यूएस स्पेशल फोर्सेस ने दूसरे पायलट का पता लगाया और उसे निकालने के लिए एक ट्रांसपोर्ट विमान उतारा। मैं आपको उसका वीडियो दिखाता हूं और वहां से ही ये कहानी शुरू होती है। बिल्कुल एक हॉलीवुड मूवी की तरह इसका पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो खुल गया है। लेकिन वो वहीं फंस गया। ट्रांसपोर्ट विमान उतरा लेकिन वो वहीं फंस गया। ऑपरेटर को गोलीबारी के बीच अपनी जगह पर डटे रहने के लिए मजबूर होना पड़ा ताकि 3 और विमान एक बहुत जोखिम भरे बचाव अभियान के लिए तेजी से वहां पहुंचे। ठीक उसी समय ईरान के एक दूर दराज के बेस पर एक C-180 विमान रेत में फंस गया। उसे वहां से निकालना मुमकिन न होने पर डेल्टा टीम के सदस्यों ने उसे वही मौके पर नष्ट कर दिया। ये अमेरिकी सेना का कहना है। एक ही मिशन में अमेरिका के 2 विमान नष्ट हो गए। अमेरिकी बचाव टीमों पर घात लगाकर हमला किया गया जिसने उसे करोड़ों डॉलर का नुकसान हुआ, लेकिन अमेरिका के अनुसार वे इस मिशन को पूरा करने में सफल रहे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार दूसरा अमेरिकी पायलट 24 घंटे से ज्यादा समय तक छिपने में कामयाब रहा और उसे एक ऑपरेशन के दौरान बचा लिया गया, जैसे मैंने हाल ही के दिनों में बताया था। ईरान उन्हें अपने इलाकों में तो आने देता है, लेकिन वहां से सुरक्षित बाहर निकलने की आसान चुनौती होती है। वहां से असली चुनौती वहां से बाहर निकलने की होती है। ऐसा लगता है कि अमेरिका सेना ने उस इलाके में मौजूद एक पुरानी कृषि हवाई पट्टी का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान ने पहले से ही बड़े पैमाने पर घात लगाकर हमला करने की तैयारी की थी। कम से कम 2 C-130 विमान, संभवतः MC-130J मॉडल नष्ट हो गए। साथ ही में एक से उससे ज्यादा AH-6 MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर भी नष्ट हो गए। ऐसी भी खबरें हैं कि 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर पर भी हमला हुआ है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ जी समीक्षक मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ भैया आपका। अब ये आधिकारिक बयान तो मैंने सुना दिया जिसमें कहा गया कि ये विमान जमीन पर नष्ट हुए थे, लेकिन इसके विपरीत अब तस्वीरें कुछ निकल के आ रही हैं। उन तस्वीरों में एम्बुश किया गया इनको, और कहा जाता है इन विमानों को वहां पर इसलिए एम्बुश किया गया क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी के जरिए चाइना ने ईरान की आर्मी को पहले ही बता दिया था, IRGC को, कि यह वहां पर अपना बेस बनाकर वहां से यूरेनियम को इस्फान से निकालने के चक्कर में है। और इसका एक मैप भी आ गया है जिसमें 2 डॉटेड लाइंस हैं, एक रेड है और एक ब्लू है। जो ब्लू डॉटेड लाइन है वो बताती है कि जो पायलट जिसको रेस्क्यू करना था वो कहां पर था, रेड लाइन पर, और ब्लू लाइन वो बताती है जहां पर ये C-130 विमान खड़े थे। अब इतना जखीरा एक पायलट को रेस्क्यू कराने में और इतना भारी नुकसान अमेरिकी आर्मी ने जो झेला है, इस पर आपका क्या कहना है? और क्या ये जो ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में क्या बताता है? जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अतुलजीत जी, एक चीज तो मेरे ख्याल से सब दर्शकों को अभी तक समझ में आ गई होगी। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये जो युद्ध चल रहा है, ये एक तरफ इसमें है तकनीकी रूप से बहुत ताकतवर अमेरिकी सभ्यता, और दूसरी तरफ है जिसने हमला किया, और दूसरी तरफ अपनी रक्षा कर रही है प्राकृतिक किले में बंद ईरान की सभ्यता। दोनों अलग अलग सभ्यताएं हैं। तो अभी तक आप अमेरिका ने जितने भी दूसरे देशों के ऊपर जाके हमला किया है आज तक उसके इतिहास में, दूसरा विश्व युद्ध छोड़ दीजिए या दूसरा विश्व युद्ध भी ले लीजिए, तो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका जर्मनी पे हमला किया था, उसके बाद वो कोरिया में घुसा था, उसके बाद वो वियतनाम में घुसा था, उसके बाद वो इराक में घुसा था, उसके बाद वो कुवैत में घुसा था, उसके बाद वो अफगानिस्तान में घुसा था, उसके बाद अभी हालिया सबसे ताजा तरीन वो वेनेजुएला में घुसा था। आज तक अमेरिका इतने सारे देशों में घुसा है, लेकिन एक भी देश ईरान जितना बड़ा नहीं था। ईरान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि भारत के अयोध्या से लेके भारत के ही रामेश्वरम तक जितना बड़ा आपका देश आप अंदाज लगा सकते हैं, उतना बड़ा देश ईरान है। मतलब भारत का करीब करीब आधा से बड़ा ईरान है। तो इतने बड़े देश पर अमेरिका ने आज तक हमला नहीं किया, लेकिन इस बार उसने किया। और ईरान इस चीज को समझ गया कि कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध में दर्द तो होगा, युद्ध में पीड़ा तो होगी। तो ईरान ने यह तय कर लिया है कि उसको तो जितनी पीड़ा होगी होगी, लेकिन सामने वाले की दर्द सहने की क्षमता कम है। इसलिए ईरान ने यह तय कर लिया कि आप मुझे दर्द दोगे तो पहले तो मैं उस दर्द को सहूंगा, और मैं अपने आप में इतना बड़ा हूँ, 9 करोड़ लोगों का मेरा देश है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7-7 हजार फुट ऊंची पहाड़ी है, मतलब एक तरह से वो प्राकृतिक किले के अंदर है। तो प्राकृतिक किले के अंदर से मैं लड़ाई लड़ूंगा, और जितना मेरे ऊपर हमला होगा पहले मैं उस हमले को झेलूंगा, और उसके बाद आपको जो भी हमला कर रहा है उसको पूरी तरह से जवाब दूंगा। तो इस युद्ध में अमेरिका जब जब कोई मिशन कर रहा है, आप देख रहे हैं,
उसको भले वो मिशन सफल हो रहा है या असफल हो रहा है, उसकी महंगाई, उसका जो उसको जो कॉस्ट लग रहा है, उसकी जो कीमत लग रही है, वो कीमत बहुत ज्यादा है। उदाहरण के लिए अगर हम अमेरिका का ही वर्जन मान लें कि उनका कोई एक हवाई जहाज का पायलट वहां गिरा था, उसको ये बचाने के लिए गए, तो अमेरिका का खुद ये अब उसका उसका वर्जन ये कह रहा है कि उस पायलट को उन्होंने बचा तो लिया, लेकिन उस पायलट को बचाने में 12 हवाई जहाज उनके नष्ट हो गए। तो सोचिए कि क्या ये उनके लिए संभव है? किस तरह का युद्ध, क्योंकि युद्ध होता ही है, युद्ध में दर्द होता है, युद्ध में पीड़ा होती है, और वो जो पीड़ा है उसको सहने की क्षमता ईरान की बहुत ज्यादा है। और ईरान कहता है कि मैं पहले दर्द सहूंगा, उसके बाद दर्द दूंगा। और ईरान जो दर्द देता है वो अमेरिकी सभ्यता ले नहीं पाती है, क्योंकि इस पूरे के पूरे युद्ध को ईरान ने एक अलग ढंग से, इसमें नजरिए अलग अलग हैं। नजरिया सीधा सा ये है आत्मजीत जी कि आज का जो वर्तमान मनुष्य है, मनुष्य की पूरी सभ्यता है, हम आप भारत के हों या कहीं पर भी, पूरी मानव जाति जो है वो अपने दर्द से अपना बचाव करती है तकनीक के बल पर। अगर हमें गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो हम एसी चला लेते हैं, अगर हमको ठंडी बहुत ज्यादा लगती है तो हम हीटर चला लेते हैं, अगर हमको सांस लेने में दिक्कत होती है तो हम अस्पताल में जाके ऑक्सीजन लगा लेते हैं। तो जब भी हमें दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो हम तकनीक का सहारा लेके अपनी पीड़ा को कम करते हैं। और दुनिया भर में जितनी भी मनुष्य के लिए तकनीक है, वो तकनीक चलाने के लिए आपको अंदर ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा मतलब पेट्रोलियम की ऊर्जा। और ईरान जानता है कि दुनिया का 1/3 पेट्रोलियम का ऊर्जा जिस रास्ते से निकलता है, जिसको नल कहा जाता है, वो नल हॉर्मूज ईरान के पास है। इसीलिए इस युद्ध में ईरान ने तय कर लिया है कि अपनी पूरी ताकत वो हॉर्मूज में लगाए रखेगा। बाकी अमेरिका चाहे तेहरान में बमबारी करे, इस्फहान में बमबारी करे, फर्दो में बमबारी करे, नंताज में बमबारी करे, वो खर्ग आइलैंड उठा ले, ईरान उन चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि एक ये समझिए कि एक बहुत बड़ा ताकतवर पहलवान है, उसको किसी छोटे से बच्चे ने उसका अगर गला ऐसा दबा दिया है तो पूरी पहलवानी उसकी यहाँ खत्म हो जाती है। तो हॉर्मूज का जो नल है, वो हॉर्मूज का नल का महत्व ये है कि आपके हमारे घर में, भारत के औसत घर में, भारत के एक औसत परिवार में सालाना करीब 60,000 रुपए की ऊर्जा हम लोग खर्च करते हैं। ऐसा औसत घर का मतलब वो एक ऐसा घर जो कि बहुत गरीब है, उसके पास न तो गाड़ी है, न तो उसके पास कार है, न तो मोटरसाइकिल है, वैसा आदमी भी इस देश में औसत सालाना 60,000 रुपए का ऊर्जा खर्च करता है। 4 चीजों पे, एक पेट्रोल पे, एक डीजल पे, घर के गैस पे, और जो आप खाना खाते हैं उसमें जो फर्टिलाइजर यूरिया लगता है इस पे, ये 4 चीजों के ऊपर आपके 60,000 रुपया सालाना प्रति परिवार भारत का लगता है। उसमें से 30,000 रुपए का सामान सिर्फ और सिर्फ हॉर्मूज की खाड़ी से निकलता है। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए है। तो ईरान ने इस चीज को समझ लिया कि ये पूरा का पूरा खेल, क्योंकि अमेरिका तेल के खेल कर रहा है, ईरान के पास जो दुनिया का 12% तेल है, और वो भी ईरान का जो तेल है उसकी क्वालिटी, जो कच्चा तेल है उसकी क्वालिटी दुनिया की सबसे अच्छी क्वालिटी कही जाती है। कच्चे तेल में भी स्वीट क्रूड और सावर क्रूड बोला जाता है, मतलब जो कच्चा पेट्रोलियम है, कच्चा तेल है, उसको कितना साफ है और कितना साफ करना बाकी होता है। तो ईरान के पास जो तेल है वो दुनिया का सबसे साफ तेल है। ईरान को 1 बैरल तेल बनाने में आज सिर्फ $6 लगते हैं। दुनिया में अगर वही तेल अगर सऊदी अरेबिया बनाता है, उसके पास भी तेल आता है, लेकिन उसको वो तेल निकालने में खर्चा आता है करीब $12 का। हालांकि वो बिकता है $60 में, अभी तो बिकता है $160 में। लेकिन ईरान का तेल क्योंकि सबसे साफ है और दुनिया का 12% तेल ईरान के पास है, तो अमेरिका ने सोचा कि 12% ईरान का तेल जो है उसको हम हड़प लेते हैं। उसने सोचा वेनेजुएला के जैसे ईरान भी होगा। मादुरो को इन्होंने मारा, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पलट दिया, तो इन्होंने सोचा कि जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पलटते ही पूरा वेनेजुएला पलट गया, वैसे ही 3 घंटे में हमने वेनेजुएला किया था, 3 दिन में हम लोग ईरान कर लेंगे। लेकिन ईरान अपने आप में एक बहुत पुरानी सभ्यता है। लोग इस गलत, ये पूरा हुआ यह है कि एक प्रचारित ऐसा किया गया है पिछले 20-25 साल से कि ईरान कोई धार्मिक कट्टरवादी देश है, बहुत पिछड़ा हुआ देश है। ज्यादातर लोग ईरान कहते ही अफगानिस्तान का भाई ईरान समझते हैं, तालिबान का भाई ईरान समझते हैं। और सच भी है कि ईरान के ऊपर अगर आपने पिछले 40-45 साल से प्रतिबंध लगा के रखा है, तो ईरान के अंदर क्या हो रहा है आपको पता नहीं होता है, आप केवल प्रचार के आधार पर चलते हैं। तो ये प्रचारित किया गया कि ईरान कोई आतंकवादी देश है, कोई बहुत पिछड़ा हुआ देश है, कोई धार्मिक रूप से बहुत कट्टर देश है। लेकिन ईरान अपने आप में देश तो बाद में बना है, वो सभ्यता पहले था। सभ्यताएं होती हैं वो देश से पुरानी होती हैं।
ईरान में जो भी आज धर्म है वो हो सकता है 1500 साल पुराना हो, लेकिन ईरान में जो फारस की संस्कृति है वो करीब 6000 साल पुरानी है। उनकी अपनी लिपि है, उनके अपने खाने पीने के तरीके हैं, उनके अपने पहनने के पहनावे ओढ़ावे के तरीके हैं। तो वो जो अपनी संस्कृति है, उस संस्कृति ने ये देख लिया कि हमने तो अपने जीवन काल में, मतलब सांस्कृतिक जीवन काल में, पिछले 6000 सालों में अलग अलग सभ्यताओं ने उनके ऊपर हमले किए हैं। वो हमला झेलना भी जानते हैं और हमले को जवाब देना भी जानते हैं। इसीलिए वो समझ गया कि आप अगर तेल के खेल में मेरे 12% तेल के कुओं के ऊपर हमला करना चाहते हो, तो मैं अपने तेल के कुओं को उतना बचाने की कोशिश नहीं करूंगा। पूरी दुनिया का जो 30% तेल जिस नल से निकलता है, उस नल के ऊपर वो नाग सांप जैसे जाके बैठ गया है। आप इस पूरे युद्ध में, मेरे ख्याल से सभी लोगों से मेरा निवेदन है, इधर उधर की बहुत बातें होंगी। अमेरिका ईरान में घुस गया, उसके परमाणु बम नष्ट कर दिए, वहां पर उनके उनके नेता को मार दिया, ये हो गया वो हो गया। एक चीज जो पहले दिन हुई है और आज तक वैसे ही है, जो बदली नहीं है, कि युद्ध होने के पहले दिन ही हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास चला गया। आज की तारीख में भी हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास है। इस बीच में दुनिया में ये अंतर आ गया कि युद्ध शुरू होने से पहले सारे देश ईरान के खिलाफ थे, ईरान के खिलाफ थे। आज ये स्थिति आ गई है कि यूनाइटेड नेशन में जब काफी सारे देश, गल्फ के देश मिलके यूनाइटेड नेशन में 4 दिन पहले एक प्रस्ताव लाते हैं कि हमको हॉर्मुज में बल प्रयोग करके उसको खोलना चाहिए, तो दुनिया के 3 बड़े देश जिनका वीटो पावर है, रशिया, चाइना और फ्रांस, ये तीनों कहते हैं कि ये नहीं होने वाला, हम इसका विरोध करते हैं। मतलब ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि भू राजनीतिक स्तर पे ईरान का महत्व बढ़ते जा रहा है। आप भारत के बारे में भी देखिए, युद्ध शुरू होने से 5 दिन पहले हम लोगों ने, भारत के प्रधान जी पहुंच गए थे इजराइल, वहां पर उसको फादरलैंड बोल दिया। आपने तो जय इजराइल और तय ईरान कर दिया था। लेकिन युद्ध शुरू होने के 4 दिन के अंदर आपका जैसे एलपीजी बंद हो गया हॉर्मुज से, आप अब हर दिन ईरान से बात करते हैं। कल भी हमारे भारत के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया है कि वो ईरान के विदेश मंत्री से बात करते हैं। बताइए क्या बात करते होंगे, क्योंकि ये युद्ध से तो भारत का कोई लेना देना नहीं है। ये युद्ध तो भारत के नक्शे से भी बाहर है और अखंड भारत के नक्शे से भी बाहर है। तो यही आप बात कर रहे हैं ना कि मेरा 20 जहाज खड़ा है भैया, एक एक जहाज छोड़ दो, एक एक जहाज छोड़ दो। तो ये जो है, ये पूरे के पूरे तौर पे पिछले 30 दिनों में एक तरफ ये बिल्कुल सच है कि अमेरिकी तकनीकी क्षमता बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा हमले किए हैं। हमले में ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या ईरान के सामान्य जनता हो, यहाँ तक कि ईरान के स्कूलों के ऊपर इन्होंने बमबारी कर दी, ईरान के बच्चियों को मार दिया, ईरान के यूनिवर्सिटियों पर बमबारी कर दी, ईरान के दवाइयों के फैक्ट्रियों पर बमबारी कर दी। ईरान का एक जहाज बेचारा भारत आया हुआ था अतिथि बन के, वो यहाँ पर कदम ताल करके मार्च पास्ट करने आया था, उस पर टॉर्पीडो चला के उसके 160 लोगों को मार दिया। लेकिन आप ये सब देखिए कि कितना भी चोट लग रही है ईरान को, ईरान डटा हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि खेल हॉर्मुज में है। उसने ये जो गर्दन पकड़ लिया है, ये छोड़ नहीं रहा है। और इसके चलते धीरे 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 दुनिया में, चाहे भारत जैसा देश हो जो युद्ध शुरू होने से पहले इजराइल के साथ खड़ा हो, या फ्रांस, रशिया और चाइना जैसे देश हों जो कि न्यूट्रल खड़े थे, ये सब अब धीरे धीरे ईरान की तरफ जा रहे हैं। कारण एक ही है कि सबको पता है कि खेल ऊर्जा का है। ऊर्जा आपको 30% ऊर्जा, अगर 50% ऊर्जा अगर आपको हॉर्मुज की खाड़ी से निकल रही है और हॉर्मुज पर कंट्रोल ईरान का है, तो अब आप इस ईरान को, 1 महीना पहले आप जिस ईरान को जिस नजरिए से देख रहे थे, अब उस नजरिए से देखना आपके लिए घातक है, क्योंकि आपका ही घर का चूल्हा और आपके गाड़ी का पेट्रोल वहीं से आ रहा है। तो ईरान जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, आप गलतफहमी में उसको आतंकवादी देश मान के रखे थे या कट्टरपंथी देश मान के रखे थे। आज क्योंकि आपके घर का चूल्हा उससे जलता है, इसीलिए आपको उसके साथ अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा। बाकी अमेरिका कुछ भी करे, अमेरिका करेगा और भी कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप साहब ने कल ट्वीट किया था ट्रूथ सोशल पे, जिसमें उन्होंने एक ही ट्वीट में माँ की भद्दी गाली भी दे दी ईरान को और उसी में अल्लाह अकबर का नाम भी ले लिया। ये सब चीजें बहुत आपत्तिजनक हैं कि आप एक ही ट्वीट में, वो भी लिखित रूप में, किसी को माँ की गाली भी दे रहे हैं और भगवान का नाम भी ले रहे हैं। तो ये सब चीजें तो साधारण रूप से तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा।
तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप साहब विक्षिप्त हो चुके हैं। उनके बारे में तो लोगों को पता है, और ये बात सिर्फ ट्रंप साहब की नहीं है। ट्रंप साहब का हो सकता है अमेरिका के जनरल भी काफी सारे उनके साथ देने वाले होंगे, काफी सारे लोग उनके साथ छोड़ भी रहे हैं। उनका साथ जो जनरल छोड़ रहे हैं उसके बदले वो नए खोलेंगे, हो सकता है वो उनकी बात मान लें, हो सकता है और ज्यादा ईरान के ऊपर बमबारी हो। लेकिन कुछ भी होगा, ईरान ने यह तय कर लिया है कि दर्द के आगे जीत है, और ये जीत दर्द वो सहने के लिए तैयार है। और जो तकनीकी सभ्यता है वो इतना सुविधा भोगी हो गई है कि वो उतना दर्द नहीं सह पाएगी जितना एक प्राकृतिक सभ्यता सह पाती है ईरान। क्योंकि पहले से आप पिछले 50 साल से आप उसको प्रतिबंधित करके रखे हैं, तो वो कहेगा कि मेरा पहले से तो मतलब नंगा खाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाला कहावत है, कि वो कहता है कि ऑलरेडी तो मुझे तुम प्रतिबंधित किए हो, मेरा और क्या घाटा करोगे, और बमबारी करोगे ना, आ जाओ बमबारी करो मेरे ऊपर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हॉर्मूज पकड़े रहूंगा। और हॉर्मूज जब तक ईरान पकड़े हुए है, मेरे ख्याल से हॉर्मूज से इनके लिए निकलना मुश्किल है। और ईरान सिर्फ हॉर्मूज को खुद ही पकड़े हुए नहीं है, हॉर्मूज का जो क्या कहते हैं उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसमें वो ओमान के साथ भी आ गया है। अगली कड़ी में आप अगर पूछेंगे तो ओमान की बात भी कर देंगे। ये आने वाले समय में पूरी दुनिया में ट्रंप साहब को अब दो ही रास्ता बचता है, या तो उनको पीछे हटना पड़ेगा, या तो और ज्यादा, ऑलरेडी वो जो इस युद्ध में कर रहे हैं वो वार क्राइम की श्रेणी में आ रहा है, मतलब युद्ध के अपराध। युद्ध का नियम होता है कि युद्ध में केवल और केवल सैनिक चीजों का के ऊपर हमला होता है, नागरिक चीजों के ऊपर हमला नहीं होता। किसी भी युद्ध में आप स्कूल पर बम नहीं गिरा सकते, आप अस्पताल पे बम नहीं गिरा सकते, आप यूनिवर्सिटी पे बम नहीं गिरा सकते, आप पानी पर बम नहीं गिरा सकते, आप बिजली संयंत्र पर बम नहीं गिरा सकते। अमेरिका ने ये सब काम किया है पिछले दिनों में, तो ये वार क्राइम ऑलरेडी हो रहा है। अमेरिका और ज्यादा वार क्राइम भी करे तब भी मेरे ख्याल से ये खेल हॉर्मूज में टिका हुआ है। अमेरिका कितनी भी कोशिश करेगा, क्योंकि हॉर्मूज के हाथ, और हॉर्मूज उसके हाथ में है। और सबसे बड़ी बात है कि भू राजनीतिक तौर पे तीन बहुत बड़े बड़े देश, फ्रांस, रशिया और चाइना, भले पहले वो कहाँ थे, जैसा आप कह रहे थे कि हो सकता है कि पीठ पीछे चाइना उनकी मदद कर रहा होगा, ठीक है, वो हो सकता है, वो एक अलग चर्चा है। लेकिन आज तो यूनाइटेड नेशन में चाइना सीधे खड़े हो गया है ईरान के साथ आके कि नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में किसी तरह का बल प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान जो चाहेगा वो होगा। तो अब पूरी दुनिया एक तरफ अगर ईरान के साथ आना शुरू हुई है, तो मेरे ख्याल से अमेरिका के लिए मुश्किल समय बढ़ेगा। हाँ, हालांकि ये मैं मानूंगा कि वो रोज कुछ नया बमबारी करेंगे, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना माचो, रैम्बो गिरी थोड़ा करेंगे, जेम्स बॉन्ड गिरी करेंगे। उसके कारण आपको ट्विटर पे बहुत देखने को मिलेगा, अमेरिका ने ये ऑपरेशन कर दिया, वो ऑपरेशन कर दिया, आज सारा ऑपरेशन कर दिया, लेकिन हॉर्मूज तो गले में जो हॉर्मूज है वो तो वही रह गया। तो आपका बाकी सब चीज ठीक भी कर देंगे तो हॉर्मूज ये निकाल नहीं पाएंगे, ये दिक्कत आ रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है। और एक करेक्शन मैं करना चाहूंगा, उससे पहले मैं बता दूं कि पिछले 3 दिनों में कुल नुकसान कहा जा रहा है कि आधा अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ऑलरेडी 40 ट्रिलियन डॉलर की डेट में अमेरिका है। अमेरिका अपनी डेट को कम करने के लिए ईरान की जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उनको टेक ओवर करना चाहता था। उसको लगा मुदारों को उठा के उसने हलवा बना लिया, पर ईरान हलवा नहीं है। और एक करेक्शन जो मैं बताना चाहता हूँ ये थी कि जो सबूत हैं वो ये बताते हैं कि स्वान मैप पर लाल रंग का जो मार्क है वो दक्षिण में यूएस के ऑपरेशन किसी पायलट रेस्क्यू मिशन से जुड़ा हुआ नहीं था। बताया जाता है कि गिरा हुआ अमेरिकी पायलट दक्षिण पश्चिमी ईरान में कागुलगे और बोयर अहमद प्रांत मैप पर नीले रंग से मार्क किया गया के पास था, ना कि मध्य ईरान में। तो ये करेक्शन करना बहुत जरूरी था। अब हम आ जाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे, और 2 सवाल मेरे आपसे हैं। जवाब अगर छोटे रखेंगे तो जल्दी निपट जाएगा। पहला सवाल मेरा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे ईरान और ओमान अब पॉलिसी तय करेंगे। वो कह रहे हैं कि हमारा इंटरनल इशू है, जबकि अमेरिका और वेस्टर्न जो विश्लेषक हैं जिनको मैं सुन रहा था बहुत दिनों से, वो ये कहते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये महासागर के पार्ट का है, यानी कि ओशन के पार्ट का है, इस पे किसी का एकाधिकार नहीं है। पर वही बेन गुरियन से आपने देखा, इजराइल जो है जब उसने आपका फलस्तीन पे अटैक किया और वहां पे उसने इजराइल की अपनी ऑक्यूपेशन की, तो सीधा सीधा सवाल आया कि बेन गुरियन कनाल बन रहा है जो स्विस कनाल को पैरेलल बनाकर वहां से जहाज निकालने की उनकी कोशिश है। और यही स्विस कनाल में होता है, यही पनामा कनाल में होता है। वहां पे जो भी जहाज निकलते हैं उनसे पैसा लिया जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अगर ईरान ओमान के साथ मिलकर एक अपनी स्ट्रेट की पॉलिसी बनाता है तो उसमें अमेरिका को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है, क्योंकि लड़ाई तो ईरान ने की नहीं, लड़ाई तो उन्होंने की। दूसरी बात इसी से रिलेटेड है, इजराइल इतना ओवर लेवरेज हो चुका है। एक तरफ वो गाजा पे, वेस्ट बैंक पे लड़ रहा है,
दूसरी तरफ वो साउथ लेबनान में आपने देखा किस तरीके से लिथियानी रिवर पर उन्होंने 6 जो ब्रिजेस हैं उनको तोड़ दिया है और वहां भी ऑक्यूपेशन के चक्कर में है। तीसरा वो सीरिया में गोलन हाइट के ऊपर लड़ रहा है, जहां पे बशर अल असद की सरकार को हटा के अल शारा को लाया गया। तो मेरा सवाल ये है कि इजराइल इतना लेवरेज्ड है, अमेरिका उसको बेल आउट कैसे करेगा? वो तो खुद फंस गया इसमें। जी, दोनों बातों पर। जी, पहली बात तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और पानी की बात है कि दुनिया में जितने भी समुद्र हैं 1960 के आसपास यूनाइटेड नेशन में कानून बना, मतलब दुनिया भर की संधि बनी कि किसी भी देश का जो समुद्र तट होता है उससे 12 किलोमीटर जो समुद्र का पानी है वो उस देश का पानी माना जाएगा, क्योंकि जो समुद्र का तट है उससे 12 किलोमीटर, वो 12 माफ कीजिएगा 12 मील, उसको नॉटिकल मील बोला जाता है, समुद्र का मील बोला जाता है, नॉटिकल मील, 12 मील समुद्र का पानी उस देश का माना जाएगा। 1959 में ईरान की पार्लियामेंट ने भी अपना यही तय किया था कि ईरान के सीमा से 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल ईरान का पानी होगा। और अमेरिका ने भी 1982 या 88 में अपने पार्लियामेंट में, कांग्रेस में यही पास किया था कि अमेरिकी तट से 12 किलोमीटर जो पानी होगा वो अमेरिका का पानी होगा। मतलब दुनिया भर में चाहे वो ईरान का कानून हो, चाहे अमेरिका का कानून हो, चाहे यूनाइटेड नेशन की संधि हो, सब मानते हैं कि किसी भी देश के तट से 12 मील का जो पानी होता है वो उस देश का होता है। ये तो हो गया समुद्री पानी का। अब आप जब हॉर्मूज की खाड़ी पर आते हैं तो हॉर्मूज का जो जलडमरू मध्य है वो इतना संकरा है कि उसकी उत्तर का जो छोर है वो ईरान और जो दक्षिण का छोर है ओमान, उसके बीच में जो संकरा रास्ता है वो केवल और केवल 21 मील चौड़ा है। तो क्योंकि वो 21 मील चौड़ा है, इसीलिए ईरान और ओमान बात कर रहे हैं कि क्योंकि 21 मील ही चौड़ा है तो इसका मतलब नीचे से 12 मील ओमान का पानी हो गया, ऊपर से 12 मील ईरान का पानी हो गया। ये दोनों 12 मील ऊपर नीचे आ जाते हैं तो ओवरलैप कर जाते हैं, इसके बाद वो अंतरराष्ट्रीय पानी वो बचता नहीं है। नीचे से 12 मील ओमान का पानी हो जाता है और ऊपर से 12 मील ईरान का पानी हो जाता है। ये दोनों मिला के 21 मील से ज्यादा है, 24 मील है, कुल मिला के वो डमरू मध्य ही 21 मील का है। तो ईरान, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय संधि है, ईरान का भी कानून है, अमेरिका का खुद का कानून है, इसीलिए ये जो अंतरराष्ट्रीय दबाव ईरान पे आ रहा है कि तुम हॉर्मूज की खाड़ी तो कोई क्या कहते हैं सार्वजनिक जगह है, तुमने सार्वजनिक जगह पर जाके कब्जा कर लिया है, उसका ईरान ने ये काट निकाला है कि ये सार्वजनिक जगह नहीं है। वो जो 21 किलोमीटर है उसमें से 12 किलोमीटर मेरा है और नीचे से 9 किलोमीटर ओमान का है, हम दोनों मिलके ये पानी हम लोगों का पानी है। अब ये हम और ये दोनों मिलके तय करेंगे इस पानी से जो गुजरेगा वो हमको क्या देगा। हो सकता है वो ये कहें कि रोड के इस पार मेरा है सर और रोड के उस पार आत्मजीत जी उधर है, इधर से जो गाड़ी आएगी मैं चुंगी लूंगा, उधर से जो गाड़ी जाएगी आप चुंगी लीजिए। अब इसका गलत कैसे कह सकते हैं, इसको कोई गलत नहीं कह सकता। तो ईरान, इसको देखिए, ईरान फिर से मैं कह रहा हूं, ईरान बहुत समझदार देश है, बहुत विद्वान देश है। तो ईरान को जिन लोगों ने समझ के रखा था कि वो धार्मिक कट्टरवादी देश है, कोई प्राचीन देश है, वैसा नहीं है, बहुत प्राचीन सभ्यता है, बहुत समझदार लोग हैं, बहुत विद्वान हैं। तो वो ईरान इस चीज को इस तरह से खेल रहा है मेरे ख्याल से, और ये खेल का जवाब देना किसी भी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के लिए, यहाँ तक कि क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए मुश्किल होगा। इसी का आपने असर देखा कि जब बाकी दुनिया के 40 देश मिलके या यूनाइटेड नेशन में गए कि हम हॉर्मूज की खाड़ी में घुस के उसको खोलेंगे, तो दुनिया के 3 बड़े देश चीन, रशिया और फ्रांस ने कहा ये हो नहीं सकता, क्योंकि वो सार्वजनिक पानी है नहीं, वो ईरान और ओमान के बीच का पानी है। वो दोनों अगर उसको बांट रहे हैं, मतलब मैं बड़ा भाई छोटा भाई, हम दोनों के बीच में अगर किसी संपत्ति को लेके हम दोनों राजी हो गए हैं तो मियाँ जो 2 भाई राजी तो क्या करेगा तीसरा का जी, पड़ोसी को क्या लेना देना भैया, हमने आपने अपना प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया। तो मेरे ख्याल से ईरान ये कर रहा है और इसीलिए उनको काफी समस्या हो रही है। तो दुनिया को इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये हॉर्मूज हाथ से चला गया है, हॉर्मूज पर अब ईरान का कब्जा है। हाँ, ईरान के ऊपर ये लाख बमबारी कर ले, ईरान के ऊपर जैसे आपने शुरुआत में बताया वो इफ्शहान और जहां पर इनका हवाई जहाज गिरा था, बहुत संभव ये है कि अमेरिका ये कोशिश कर रहा था कि एक गिरे हुए पायलट को बचाने के ऑपरेशन में कितना अंदर हम ईरान तक जा सकते हैं, एक सैंपल रन करके देखते हैं। कभी भी कोई भी खिलाड़ी भी
सुबह 9:30 बजे अगर शाम में आईपीएल खेलता है तो दोपहर में थोड़ा नेट प्रैक्टिस करता है, तभी तो वो खेल पाता है मैच। तो अमेरिका ने ये सोचा होगा कि मेरा एक पायलट गिरा है, एक पायलट के पीछे मैं एक बहुत बड़ा टुकड़ा भेज के देखता हूं कि मैं ईरान में कितने अंदर तक जा सकता हूं, भविष्य में मुझे पता तो लगेगा। मेरे ख्याल से ईरान उसकी तैयारी में था। उसने कहा कि पहले तुम आओ, मैं आओ तो मैं उसको रोकूंगा नहीं, तुम आके जब सारे लोग आ जाओगे, एक पायलट को बचाने तुम जब 12 हवाई जहाज गिर आ जाओगे, तब मैं एक ही साथ 12 को नष्ट कर दूंगा। अब तुम एक पायलट को भले बचा के लेके गए, लेकिन अब उसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, मतलब वो कितना महंगा पड़ रहा है, वो उनको समझ में आ रहा है। जी, और वो जो मैंने इजराइल की बात की कि तीनों जगह से लेवरेज्ड है, यमन से भी लेवरेज्ड है, इराक से भी लेवरेज्ड, अपना आपका फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से भी लेवरेज्ड है, और तीसरा लेबनान में भी वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल की एग्जिस्टेंशियल लड़ाई हो रही है। आपको लगता है कि ये ईरान की एग्जिस्टेंशियल की लड़ाई की जगह अब ये इजराइल की एग्जिस्टेंशियल लड़ाई बन गई है, और कहीं ना कहीं अब इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जी, मेरे ख्याल से इस युद्ध में ईरान ने इजराइल को तो निपट दिया है क्योंकि इजराइल का अगर आप देश के नाते, तो सुनने में इजराइल भी एक देश लगता है, ईरान भी एक देश लगता है। लेकिन जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा, ईरान इतना बड़ा है कि भारत में अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक बड़ा है। इतना बड़ा ईरान है, मतलब भारत का आधा जितना बड़ा ईरान है। और पूरा कुल मिला के इजराइल एक मेघालय या मणिपुर जितना छोटा सा राज्य है। तो इन दोनों के बीच में टक्कर होगी तो कौन जीतेगा, तो समझने की, छोटी सी समझने की बात है। इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा देश और इतना छोटा देश। हाँ, इजराइल इसीलिए अपनी ताकत ज्यादा बता पा रहा था, दो चीजों के कारण। एक तो ये कि उसको अमेरिका का साथ था, दूसरा ये कि उसको टेक्नोलॉजी के मामले में वो काफी आगे बढ़ा हुआ था। और एक इजराइल ने अपने आप प्रचार बहुत अच्छे से किया कि इजराइल, क्योंकि अपने आप को, हमें पता है इजराइल की जो स्थापना हुई थी वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के यहूदियों के लिए एक अपना चाहिए करके उनको एक तीसरे जगह पर, इंडिपेंडेंट जगह पर उनको एक नक्शा बना के उनको वहां बिठा दिया गया। तो ये इजराइल को क्योंकि लगता था कि वो चारों तरफ से घिरा हुआ विरोधी गुप्तचर एजेंसी को बहुत ताकतवर बनाया ताकि उसके ऊपर कोई हमला नहीं हो सके। गुप्तचर एजेंसी ताकतवर होना और सेना ताकतवर होना, दोनों में अंतर होता है। गुप्तचरों का ताकतवर होना सेना का ताकतवर होना नहीं होता। गुप्तचर आपको केवल होने वाले कोई घटना से आपको अवगत करा देते हैं कि हमने ऐसा ऐसा सुना है, ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं। लेकिन जो सेना होती है वो गुप्तचरी से नहीं लड़ी जाती। सेना जो होती है वो युद्ध सामने में लड़ती है। इसीलिए आप देखिए, ट्रंप साहब रोज बोलते हैं कि मैं अगले 24 घंटे में, 48 घंटे के बाद मैं पुल गिराऊंगा। उधर से ईरान भी बोलता है कि आप गिराओगे तो मैं इन नक्शों पर इन इन चीजों को गिराऊंगा। तो यहाँ पर कुछ भी, युद्ध में कुछ भी गुप्त होता नहीं है। समस्या ये हो गई कि इजराइल ने जो अपने आप को अस्तित्व में रखने के लिए गुप्तचरी को बहुत महत्व दिया, मोसाद को बहुत महत्व दिया, बहुत सारे देशों ने और बहुत सारे समझदार लोगों ने ये गलतफहमी कर ली कि इजराइल, क्योंकि गुप्तचर उसके बहुत मजबूत हैं, इसीलिए उसकी सेना भी बहुत मजबूत होगी। अब इस युद्ध में आपको पता चल गया कि उनके गुप्तचर तो मजबूत हैं, ये तो मानेंगे। इसीलिए वो ईरान के जो सबसे बड़े धर्म गुरु थे उनको उनके घर के अंदर मिसाइल मार के मार दिया। इसका मतलब गुप्तचर उनके मजबूत हैं। लेकिन दूसरी तरफ सेना उनके मजबूत नहीं है, ये भी समझ में आ गया कि रोज सुबह से शाम तक ईरान भी आके 25 मिसाइल गिरा देता है, उधर से लेबनान भी गिरा देता है, उधर से हिजबुल्लाह भी गिरा देता है, इधर से यमन भी गिरा देता है। मतलब सेना के रूप में जो इजराइल का जो एक अपने आप में एक ऑरा था, उसका जो अपना एक वजूद नहीं के उसकी एक छवि थी, वो छवि पूरी तरह से धूमिल हो गई है। मेरे ख्याल से इजराइल को वापस दुनिया की ताकत के रूप में खड़ा होने में बहुत समय लगेगा। ऐसे भी वो, मेरे ख्याल से वो बहुत ओवर हाइप था। उतना छोटा सा देश उतना ताकतवर हो ही नहीं सकता। मतलब कोई भी चींटी वो चींटी ही रहेगी, वो हाथी के साथ उसका मुकाबला नहीं हो सकता। बहुत बहुत तेज चींटी हो सकती है, काटने पर बहुत दर्द भी हो सकता है, ये सब मानेंगे। लेकिन चींटी कहे कि मैं हाथी से बड़ी हूं, क्योंकि आप साइज में देखिए तो इजराइल कहीं पर भी, ईरान तो छोड़िए, कहीं दूसरे देश के भी, सीधा कहिए ना कि किसी दिन अगर उत्तर प्रदेश की पूरी क्या करते हैं अर्थव्यवस्था और दूसरी तरफ मेघालय या मणिपुर की अर्थव्यवस्था, दोनों के बीच में टक्कर होगा तो किसकी अर्थव्यवस्था ज्यादा होगी? ये तो जी, ऐसा मैच जी, था। और इजराइल जी। को तो ये होना ही था। इजराइल के साथ काफी दिक्कत आ गई है। इनफैक्ट ईरान के बढ़ते असरदार एयर डिफेंस के इस मिशन को साफ नाकामी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ईरानी इलाके में आगे एयरबॉर्न जो फोर्सेस हैं, घुसपैठ है, उसकी संभावना अब गंभीर शक के दायरे में आ गई है। शायद अब अमेरिका इस दोबारा जिसको कहते हैं ना कि एक इस तरीके की चीज दोबारा करने में दो बार सोचेगा।
तो आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए सिद्धार्थ भाई बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।